इस कहानी के लेखक है संदीप आकोदिया। शिवपुर उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव जो चारों तरफ हरियाली से घिरा था। लेकिन गांव के एक कोने में ऐसा स्थान था जहां कोई नहीं जाता था। काले पेड़ का इलाका। यह पेड़ इतना बड़ा और डरावना था कि इसकी छाया तक लोगों को बेचैन कर देती थी। गांव में एक अजीब सा नियम था। सूरज ढलने के बाद काले पेड़ का नाम लेना भी मना था। गांव के बच्चों को बचपन से यह सिखाया जाता था कि उस पेड़ की तरफ देखना भी अशुभ है। पिछले कुछ महीनों में 3 लोग जो काले पेड़ के पास गए थे वापस नहीं लौटे। गांव में धीरे धीरे डर और अंधविश्वास बढ़ता जा रहा था। यह खबर जब दिल्ली की पत्रकार अदिति तक पहुंची तो उसने इस रहस्य का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया। अदिति को ऐसे रहस्यमयी किस्से बेहद आकर्षित करते थे। वो हमेशा सोचती थी, इन अजीब घटनाओं के पीछे क्या सच्चाई है? क्या ये केवल अंधविश्वास है या वाकई कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता? शिवपुर का काला पेड़ उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। वो अकेले शिवपुर जाने के लिए तैयार हुई। उसने अपने दोस्त और सहकर्मी को बताया, लेकिन वो उसे रोकने लगा। अदिति, ये गांव के लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। उसके दोस्त ने कहा, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी। अगर ये अंधविश्वास है तो इसे तोड़ना जरूरी है, और अगर सच में कुछ है तो उसे सामने लाना मेरा कर्तव्य है। अदिति ने दृढ़ता से जवाब दिया। गांव पहुंचते ही अदिति ने देखा कि यहां सब कुछ शांत और सुंदर था, लेकिन इस शांति में भी कुछ अजीब सा था। गांव के लोग अनजाने चेहरों से डरते नहीं थे, लेकिन अदिति को देखकर उनके चेहरे पर असहजता साफ झलक रही थी। अदिति ने गांव के एक चाय वाले से काले पेड़ के बारे में पूछा। मैडम, उस पेड़ का नाम भी मत लो। ये जगह श्रापित है, वहां जाने का मतलब मौत को बुलावा देना है, चाय वाले ने डरते हुए कहा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या आपने खुद कुछ देखा है? अदिति ने पूछा। देखा नहीं, लेकिन सुना बहुत है। अगर आप अपनी जान की सलामती चाहती है तो काले पेड़ से दूर रहिए, उसने धीरे से कहा। अदिति ने महसूस किया कि गांव के लोग कुछ छुपा रहे थे। उसने तय किया कि वो उस रहस्य को उजागर करके ही रहेगी। गांव में वृंदा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी जो इस काले पेड़ के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। अदिति ने किसी तरह उसका भरोसा जीता और उससे बात करने का मौका पाया। वृंदा ने कहा, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसमें आत्माओं का वास है। ये कहानी बहुत पुरानी है। राजा विक्रमादित्य के समय में यहां एक किला हुआ करता था। उस किले में मृणाल नाम की नर्तकी थी। वो सुंदरता की देवी थी, लेकिन उसकी किस्मत बेहद दुखद थी। राजा ने उसे प्रेम संबंध के शक में इस पेड़ से बांधकर मार डाला। उसके मरने के बाद से ही ये पेड़ श्रापित हो गया। तो क्या ये आत्मा अब भी इस पेड़ में है? अदिति ने पूछा। हाँ, जो भी इस पेड़ के पास जाता है उसे मृणाल की आत्मा या तो मार देती है या हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है, वृंदा ने गंभीरता से कहा। अदिति ने तय किया कि वो काले पेड़ के पास जाकर खुद सच्चाई देखेगी। उसने गांव के एक युवा लड़के रवि को अपने साथ चलने के लिए राजी किया। दीदी, ये बहुत खतरनाक है, अगर हम वहां गए तो हम भी वापस नहीं आएंगे, रवि ने डरते हुए कहा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें बस कुछ देर वहां रहना है और सच का पता लगाना है, अदिति ने समझाया। अगली रात दोनों ने हिम्मत जुटाई और काले पेड़ की तरफ बढ़े। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई। ठंडक इतनी बढ़ गई कि अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। ये पेड़ सच में अलग लगता है, अदिति ने कहा। चलो जल्दी वापस चलते हैं, यहां कुछ सही नहीं है, रवि ने कहा। अचानक अदिति को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो तुरंत मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने देखा कि पेड़ की डालियां अजीब तरीके से हिल रही थी, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर छेड़ा हो। तभी एक धीमी, करुण आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए।
मुझे न्याय चाहिए। अदिति और रवि दोनों सन्न रह गए। ये आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। काले पेड़ के पास का माहौल अजीब था। हवा स्थिर थी, लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई थी कि अदिति और रवि दोनों को असहज महसूस हो रहा था। पेड़ की डालियां काली छायाओं की तरह लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वे उनकी ओर बढ़ रही हों। अचानक अदिति को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? रवि ने डरते हुए पूछा। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे छुआ, लेकिन यहां कोई नहीं है, अदिति ने घबराई हुई आवाज में कहा। तभी एक धीमी लेकिन साफ आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। रवि ने कांपते हुए कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अदिति ने अपना साहस बनाए रखा। उसने चारों ओर ध्यान से देखा और कैमरा चालू कर दिया। वो चाहती थी कि हर घटना रिकॉर्ड हो। पेड़ की डालियां अचानक हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अदिति ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। अगले दिन अदिति ने वृंदा से और जानकारी लेने का निर्णय किया। उसने वृंदा से पूछा, क्या इस पेड़ और मृणाल की आत्मा से जुड़ी कोई और कहानी है? क्या इसे शांत करने का कोई तरीका है? वृंदा ने कहा, मेरे दादा कहा करते थे कि इस पेड़ के श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, मृणाल को न्याय दिलाना। पुराने किले की एक गुप्त सुरंग में राजा के शासनकाल से जुड़ी एक पुस्तक छिपी हुई है। उसमें मृणाल की कहानी लिखी है। क्या वो पुस्तक अब भी वहां है? अदिति ने उत्सुकता से पूछा। किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन अगर वो सच में वहां है तो वही इस रहस्य का समाधान हो सकता है, वृंदा ने जवाब दिया। अदिति ने तय किया कि वो उस पुस्तक को खोजेगी। रवि ने अदिति का साथ देने का वादा किया। दोनों ने गांव के पुराने हिस्से में स्थित खंडहरनुमा किले की ओर रुख किया। किला अब वीरान था और उसमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। किले के अंदर हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। अदिति और रवि ने दीवारों पर बनी पुरानी आकृतियों को देखा, जो राजा विक्रमादित्य और उनके शासनकाल की झलक देती थी। कुछ देर की खोजबीन के बाद उन्हें फर्श पर एक पत्थर मिला, जो बाकी पत्थरों से अलग था। जब उन्होंने उसे हटाया तो एक गुप्त सुरंग का रास्ता खुला। ये वही जगह हो सकती है जहां वो पुस्तक छिपी है, अदिति ने कहा। सुरंग में घुसते ही उन्हें ठंडी और भारी हवा का सामना करना पड़ा। दीवारों पर जलने वाले पुराने दियों के निशान थे। सुरंग के अंत में एक लोहे की तिजोरी रखी थी। जब उन्होंने उसे खोला तो वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। पुस्तक पढ़ते ही अदिति और रवि को मृणाल की पूरी कहानी समझ में आ गई। मृणाल एक नर्तकी थी जो अपने नृत्य और सौंदर्य के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य उस पर अत्यधिक अधिकार जताने लगे। मृणाल ने राजा के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। वो एक सैनिक वीरेंद्र से प्रेम करती थी। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उसने मृणाल को दंडित करने का आदेश दिया। मृणाल को काले पेड़ से बांधकर उसे तड़ तड़ कर मरने दिया गया। उसके मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब राजा के वंशज उसकी मृत्यु को स्वीकार करेंगे और सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगेंगे, पुस्तक में लिखा था। उस रात अदिति और रवि ने काले पेड़ के पास जाने का फैसला किया। अदिति ने मृणाल की आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि तुम्हें शांति कैसे मिलेगी। पेड़ से अचानक एक सफेद रोशनी निकली और मृणाल की धुंधली आकृति दिखाई दी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझे न्याय चाहिए। राजा के वंशजों को मेरे साथ हुए अन्याय को स्वीकार करना होगा, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी, आत्मा ने कहा। अदिति ने वादा किया कि वो हर संभव प्रयास करेगी।
अदिति और रवि के मन में अब एक ही सवाल था, क्या वे गांव वालों को मृणाल की आत्मा के न्याय के बारे में समझा पाएंगे? वे जानते थे कि इस प्रयास में बड़ी मुश्किलें आएंगी, क्योंकि गांव वाले अंधविश्वास से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। अदिति ने एक बैठक बुलवाने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों जैसे वृंदा और अन्य लोगों को उसने अपने घर बुलाया। बैठक में जब अदिति ने मृणाल की दर्दनाक कहानी साझा की तो कुछ लोग चुपचाप सुनते रहे, लेकिन कुछ लोग बुरी तरह से नाराज हो गए। तुम्हारी ये कहानियां हमारी परंपराओं को क्यों तोड़ रही हैं? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने गुस्से से कहा, हमारे पूर्वजों ने इस पेड़ को श्रापित माना था और हम उसी पर विश्वास करते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि हमें इसके पास जाना चाहिए? लेकिन अदिति ने बहुत ही शांतिपूर्वक जवाब दिया, मैं समझती हूं कि आप डरते हैं, लेकिन मृणाल की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम राजा के वंशजों से माफी मांगे। ये हमारे लिए भी आवश्यक है। हम इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। वृंदा, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, ये सब सच है। मेरी दादी भी यही कहती थी। मुझे याद है कि वे कहती थी, जो कुछ हुआ वो गलत था। अगर हम इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं तो हमें सच्चाई का सामना करना होगा। अदिति ने इस बात को अपने लिए एक सकारात्मक संकेत माना। उसने तय किया कि वो राजा के वंशजों से संपर्क करेगी। अदिति ने पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर राजा विक्रमादित्य के वंशजों का पता लगाने की कोशिश की। ये एक कठिन कार्य था, क्योंकि वर्षों से उनके वंशज कहीं दूर स्थानों में बस चुके थे। गांव में कुछ बुजुर्गों से मिली जानकारी के आधार पर उसे पता चला कि राजा विक्रमादित्य का एक वंशज दिल्ली में रह रहा था। उसका नाम अरुण सिन्हा था। उसने तुरंत दिल्ली में अरुण से संपर्क किया और उसकी यात्रा का प्रबंध किया। अरुण सिन्हा, जो एक प्रभावशाली परिवार से था, शुरुआत में इस कहानी पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। आप कह रही हैं कि मेरे पूर्वजों ने मृणाल नाम की एक नर्तकी को मार डाला? यह पूरी तरह से असंभव है, अरुण ने असहज होकर कहा। अदिति ने उसकी पूरी कहानी सुनाई और उसे यह समझाया कि यह समय है जब उसे अपने पूर्वजों के गुनाह को स्वीकार करना होगा। अदिति ने अरुण सिन्हा को समझाया कि मृणाल की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वो सार्वजनिक रूप से उसके साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगेगा। अरुण सिन्हा, जो पहले इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं था, अब इसे एक गंभीर मामला मानने लगा था। वो अदिति के साथ गांव लौट आया। गांव के लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। क्या यह सच है कि राजा विक्रमादित्य के वंशज मृणाल की आत्मा से माफी मांगने आ रहे हैं? एक महिला ने हैरान होकर पूछा। अदिति और अरुण सिंह ने गांव के बीचों बीच एक समारोह का आयोजन किया। अरुण ने मृणाल की आत्मा से माफी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है कि हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं और मेरे परिवार के लोग तुम्हारे दुखों के लिए जिम्मेदार हैं। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। ये शब्द सुनकर पेड़ से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने राहत की सांस ली हो। हवा में एक अदृश्य बदलाव महसूस हुआ। मृणाल की आत्मा को माफी मिलने के बाद पेड़ के आसपास का माहौल बदलने लगा। पहले जो पेड़ डरावना और काले घने बादलों से ढका हुआ था, अब वो सामान्य दिखने लगा। उसकी डालियां धीरे धीरे शांति से झूलने लगी। अदिति, रवि और गांव के लोग पेड़ के पास खड़े थे। अचानक पेड़ से एक हल्की सी रोशनी फूट पड़ी और मृणाल की आत्मा को एक अंतिम शांति का आभास हुआ। वो आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। पेड़ अब शांत था और उसका श्राप समाप्त हो चुका था। गांव वालों के चेहरों पर राहत के भाव थे। उन्होंने समझा कि यह समय अंधविश्वास और डर से बाहर निकलने का था। अदिति ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और उसे प्रकाशित किया। रिपोर्ट में उसने काले पेड़ की कहानी, मृणाल की आत्मा और कैसे गांव वालों ने न्याय दिलवाया, सब कुछ विस्तार से लिखा। उसकी रिपोर्ट ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। लोग इस कहानी को पढ़कर हैरान थे, लेकिन साथ ही उन्हें यह एहसास हुआ
कि अंधविश्वास से बाहर निकलना जरूरी है। अदिति को यह सफलता मिली कि उसने न केवल एक कहानी लिखी, बल्कि उसने एक गांव की सोच भी बदल दी। मृणाल की आत्मा को शांति मिली और काले पेड़ का रहस्य आखिरकार सुलझा।